हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप वर्मा एक बार फिर से रेडियोलॉजी ड्रीम्स में आपका स्वागत करता हूँ। रेडियोलॉजी ड्रीम्स में आज हमारा नया टॉपिक रहेगा एक्सरे ट्यूब, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही लेके चल रहा हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं, ठीक है। अब फ्रीली टाइम ख़राब नहीं कर रहे हैं। आइए एक्सरे ट्यूब स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है एक्सरे ट्यूब। क्या होता है कि जो एक्सरे ट्यूब होती है ना, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है। पहली बात, आपको एक्सरे ट्यूब का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए ना। वो बताता हूँ आपको एक्सरे ट्यूब का इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रो की अगर बात करें एक्सरे ट्यूब की, तो क्या होता है इंट्रो में कि जो एक्सरे ट्यूब होती है इसका यूज हम एक्सरे प्रोडक्शन के लिए करते हैं। इसके लिए करते हैं, एक्सरे प्रोडक्शन के लिए करते हैं। भाई सीधी सी बात, एक्सरे ट्यूब का यूज किस लिए करेंगे, हम एक्सरे प्रोडक्शन के लिए करेंगे, एक्सरे उत्पादन के लिए करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे होता है वो भी थोड़ी प्रोसेस बता देता हूँ कि जो एक्सरे प्रोडक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है एक्सरे ट्यूब का, वो कैसे होता है कि जब कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, आपको तो बताइए, ये तो बताया कि एक्सरे ट्यूब जो होती है उसमें एक कैथोड होता है। क्या होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, और कैथोड से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं टारगेट के ऊपर जाके, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एनोड और कैथोड, जिसको हम टारगेट बोलते हैं, ये कैथोड है। अब कैथोड को जब करंट दिया जाता है तो जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो हाई वोल्टेज जो करंट पा करके क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं यहाँ पे, और क्या कर लेते हैं यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाते हैं इसकी सरफेस के ऊपर। और सरफेस पर इकट्ठा होने के बाद क्या होता है कि एनोड और जो कैथोड हैं दोनों के बीच में एक हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती है। क्या की जाती है, हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती है। जिस हाई वोल्टेज के कारण क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके इकट्ठा हुए थे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हाई स्पीड पा करके और टारगेट के ऊपर जाके स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होगा, स्ट्राइक करने से यहाँ पे वो जो हमने 4 प्रोसेस पढ़ी थी, वो 4 प्रोसेस होंगी। कौन कौन सी होगी, एक्साइटेशन, आयनाइजेशन इन इनर सेल, आयनाइजेशन आउटर सेल, करेक्ट जो ब्रह्मसालन एक्सरे जो बनी थी ना, वो इसी टारगेट के ऊपर टकराने से जो एटम है इनके टारगेट के एटम इसके साथ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन करेंगे, इससे वो सारे प्रोसेस होंगे। उस प्रकार क्या होगी, हमें एक्सरे मिलेगी, प्लस हीट में मिलेगी। समझ गया ना। तो एक्सरे प्रोडक्शन किस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार होता है। समझ गए होंगे कितने होते एक्सरे, 1% एक्सरे और 99% हीट बनती है। कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें, जो चीज़ मैंने बताई उसमें कोई प्रॉब्लम हुई क्या, देख लेना एक बार ना फिर से। आगे और क्या होता है कि जो एक्सरे ट्यूब है ना, कि 1913 की बात करते हैं। 1913 में क्या था, उन्नीस सौ तेरह में कुलिस ट्यूब का इंट्रोड्यूस किया गया, कुलिस ट्यूब को, ठीक है। कुलिस ट्यूब को इंट्रोड्यूस किया गया था 1913 में। जो ट्यूब क्या थी, थर्मियोनिक इमिशन के बेस के ऊपर काम करती थी। थर्मियोनिक इमिशन, आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ कि 1913 में कुलिस ट्यूब को इंट्रोड्यूस किया गया था, और वो ट्यूब किस प्रिंसिपल पे काम करती थी, थर्मियोनिक इमिशन के बेस पे आधारित थी। थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है, एक बार फिर से देख लेना कि किसी चीज़ को जब हीट देकर या फिर करंट देकर जब उसको गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है, वो गर्म हो जाती है, तो उससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देते हैं, गर्म होकर के एक्साइटेड होकर उसके आउटर सरफेस पे होकर इकट्ठा हो जाते हैं आकर के, है ना। उस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन, यानी गर्म करने से इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसको बोलते हैं हम थर्मियोनिक इमिशन। और जो कुलिस ट्यूब थी वो थर्मियोनिक इमिशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड थी, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या। और इसकी खोज जो इंट्रोड्यूस किया था वो किसने किया था, कुलिस ने किया था। इस वजह से इस ट्यूब का नाम भी कुलिस ट्यूब रख दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है। जो मॉडर्न हम स्टेशनरी एक्सरे ट्यूब काम में लेते हैं, मॉडर्न स्टेशनरी एनोड, जो ट्यूब काम में लेते हैं हम मॉडर्न टाइम में, वो कुलिस ट्यूब के ऊपर ही आधारित है, ठीक है।
पुलिस ट्यूब के ऊपर ही आधारित है। ओके गाइज, एक चीज़ और, जो अक्सर ट्यूब होती है वो दो एनोड की मतलब बनी हुई थी। एक तो स्टेशनरी एनोड होता है, दूसरा रोटेटिंग एनोड होता है। स्टेशनरी मतलब क्या होता है कि वो एनोड मूव नहीं करता, एक जगह स्थायी होता है। और रोटेटिंग क्या होता है, वो अपनी जगह मतलब घूमता रहता है और उसके ऊपर आके इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं। रोटेटिंग और स्टेशनरी दो एनोड हो गए, इस वजह से हम दो ट्यूब भी बना सकते हैं, रोटेटिंग एक्सियल ट्यूब और रोटेटिंग एनोड एक्सियल ट्यूब और स्टेशनरी एनोड एक्सियल ट्यूब। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ये था इंट्रोडक्शन था एक्सियल ट्यूब का। ये इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। क्या देखना है कि भाई जो एक्सियल ट्यूब होती है उसको का यूज़ हम अक्सर प्रोडक्शन के लिए करते हैं। वो होता कैसे है कि जब एनोड और कैथोड दो होते हैं, है ना, इन दोनों के बीच में हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती है, तो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं एनोड के ऊपर, है ना। एनोड से स्ट्राइक करने के बाद में उससे 1% एक्चुअली प्लस 99% हीट हमें परिणाम स्वरूप मिलती है एज ए रिजल्ट, ठीक है। फिर क्या होता है, जो 1913 में कुलिज ने क्या किया था, कुलिज ट्यूब को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि थर्मोनिक इमिशन के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है। और जो हम मॉडर्न टाइम में एनोड एक्सियल ट्यूब काम में लेते हैं वो कुलिज ट्यूब के ऊपर आधारित है। ओके गाइज, ये था आज का इंट्रोडक्शन था एक्सियल ट्यूब का। अब एक्सियल ट्यूब के कंपोनेंट देखते हैं। एक्सियल ट्यूब के कंपोनेंट कौन से होते हैं, आइए। कंपोनेंट ऑफ एक्सियल ट्यूब, एक्सियल ट्यूब की अगर कंपोनेंट की बात करें हम, ठीक है, एक्सियल ट्यूब के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, अगर पता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि जो एक्सियल ट्यूब होती है उसकी कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है गाइस। देखो मेरे साथ, नहीं पता तो आइए। फर्स्टली तो कंपोनेंट था उसको क्या बोलते हैं, ग्लास एनवेलप, ठीक है। दूसरा जो होता है कंपोनेंट उसको क्या बोलते हैं, जो मेन है ना वही दिखा रहा हूँ मैं नाम, कैथोड होता है। कैथोड के अंदर कौन कौन से होते हैं भाई, एक बार देख लो, फिलामेंट, ठीक है, बॉक्सिंग कप और कनेक्टिंग वायर, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है, एनोड होता है। ग्लास एनवेलप होती है जो आउटर कवरिंग होती है एक्सियल ट्यूब की, वो होती है। कैथोड क्या होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है एक्सियल ट्यूब का, जहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, ठीक है। और एनोड क्या होता है, एक्सियल ट्यूब का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। तो एनोड के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं आपके, एनोड में दो एनोड हो सकते हैं, रोटेटिंग और स्टेशनरी। और इसका दूसरा जो भाग है एनोड का, इसके ऊपर जो एनोड के ऊपर होता है, उस मतलब किन किन से एनोड बना होता है, वो होता है एक तो फोकल स्पॉट होता है, ठीक है ना। और वो सारा क्या होते हैं उसमें, जैसे कि वो किसका बना होता है, शायद कॉपर ब्लॉक होता है, वो हम देखेंगे बाद में। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है फोकल स्पॉट। एनोड दो टाइप के होते हैं, रोटेटिंग और स्टेशनरी। और इसके अंदर क्या होता है, फोकल स्पॉट होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन टकराते हैं उस एरिया को फोकल स्पॉट बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, कोई इश्यू नहीं है इसमें। चौथा जो कॉम्पोनेंट होता है वो होता है रोटेटिंग हाउसिंग या ट्यूब हाउसिंग, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, रोटेटिंग हाउसिंग। आगे कौन सा होता है, एचटी केबल। अब ये चीज़ देखो, इसमें से क्या होता है कि सारों में से आपको उठा के, भाई इसका तो मैं कह नहीं सकता, इसमें से ट्यूब इंसर्टिंग के बारे में पूछा था लेकिन ज़्यादा नहीं पूछा था। ग्लास एनवेलप, एचटी केबल, दोनों के बारे में शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, 10-10 नंबर के पूछ सकता है, 5-5 की भी पूछ सकता है। इन दोनों के बारे में 20-20 नंबर का भी पूछ सकता है। सीधा अक्सर ट्यूब उठा ले 20 नंबर की टोटल, और इनसे तो मतलब आप जितने चाहिए उतने बना लो एनोड और कैथोड से, कोई इश्यू नहीं है। तो अक्सर ट्यूब के मैंने 5 कंपोनेंट बताए, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लिखाए हैं, और इन सब के बारे में हमें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम ज़्यादा ना करके ग्लास एनवेलप देख लेते हैं, ठीक है, और जितना हो पाएगा हम कोशिश करते हैं एक दो चीज़ें और समझने की। तो जो ग्लास एनवेलप होती है उसके बारे में आपको बताता हूँ क्या होता है ग्लास एनवेलप। पहले तो आपको मैं थोड़ा सा एक डायग्राम के जरिए बता दूं कि एक्सरे ट्यूब जो होती है वो होती कैसी है, ठीक है।
एक डायग्राम बना लेते हैं अच्छा सा। आपको दिखाता हूँ मैं एक्स रे ट्यूब, देखना दिखती है तो। ये देखिए एक्स रे ट्यूब, स्क्रीन पे आपको दिख रही है एक्स रे ट्यूब, ठीक है ना। अभी आपको मैं नॉर्मल दिखा रहा हूँ। ये जो बाहर की जो कवरिंग है आपको जो दिख रही है, ये ग्लास एनवलप है, ठीक है ना। ये क्या है? ग्लास एनवलप है, ओके। ये ग्लास एनवलप होती है जो क्या करती है, एक्स रे ट्यूब को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जिसमें क्या होती है, वैक्यूम क्रिएट की जाती है ना। एक्स रे ट्यूब के अंदर क्या है, वैक्यूम क्रिएट की जाती है। अगर वैक्यूम नहीं होगी तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके ऊपर ना टकराएंगे, इसके अंदर एयर होगी, इसके साथ टकराएंगे। इस वजह में क्या होता है, एयर क्रिएट, वो वैक्यूम क्रिएट की जाती है ग्लास एनवलप के द्वारा, ठीक है। और ग्लास एनवलप क्या करती है, वैक्यूम क्रिएट करने के काम आती है, ठीक है। और इसके बारे में और भी चीज़ें पढ़ेंगे, किसकी बनी होती है, क्या होती है। आप देख लो ग्लास एनवलप होती है किस तरीके से, ये आप देख लो ग्लास एनवलप इस प्रकार की होती है। इसके अंदर एनोड कैथोड दोनों होते हैं। हाई वोल्टेज सप्लाई दोनों के बीच में ऐसे दी जाती है, इलेक्ट्रॉन्स जाके टारगेट इस तरह से टकराते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या होते हैं ये चीज़ें आप डायग्राम में देख लो, और हम बाद में पढ़ लेंगे आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत है देख लो। आगे देखिए मेरे साथ, जो ग्लास एनवलप होती है वो किसकी बनी होती है, ग्लास एनवलप है वो किसकी बनी होती है। आइए देखते हैं, इसकी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जानेंगे तभी पता चलेगा। ग्लास एनवलप के बारे में देखते हैं। एक नंबर, क्या होता है कि अक्सर ट्यूब के अंदर, अक्सर ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, एनोड और कैथोड दो टर्मिनल होते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये दोनों क्या करते हैं, दोनों क्या होते हैं कि एक एयर टाइट एनवलप के अंदर क्या होते हैं, एयर टाइट एनवलप के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है गाइस। एयर टाइट एनवलप के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं, ओके। और ये एनवलप क्या करती है, ये जो एनवलप होती है, जो एयर टाइट एनवलप होती है, ये एयर टाइट एनवलप और इसका इनर पार्ट जो होता है, इनर जो पार्ट होता है वो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ट्यूब इंसर्ट का निर्माण करते हैं। ट्यूब इंसर्ट, और ट्यूब इंसर्ट से क्वेश्चन उठाया जाता है, ट्यूब इंसर्ट क्या होती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि जो एयर टाइट एनवलप और जो इसका इनर पार्ट होता है ट्यूब के अंदर का, वो मिलकर क्या बनाते हैं, ट्यूब इंसर्ट बनाते हैं। तो कह लो ट्यूब अगर इंसर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपको जो एनवलप और एनोड कैथोड इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं। ट्यूब इंसर्ट का निर्माण करते हैं। और जो अक्सर ट्यूब की जो एनवलप होती है, एनवलप होती है वो किसकी बनी होती है, मोस्टली तो बनी हुई होती है पायरेक्स ग्लास की, पायरेक्स ग्लास, ठीक है। मोस्टली किसकी बनी होती है, पायरेक्स ग्लास की बनी होती है। बट कुछ, सॉरी, जो मॉडर्न एक्स रे ट्यूब हैं, जो मॉडर्न एक्स रे ट्यूब है, इसमें किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है। मेटल कौन सी होती है, बोरो सिलिकेट, बोरोसिलिकेट। और भी होती है, सिरेमिक की भी बनी होती है। मॉडर्न एक्स रे ट्यूब जो मेटल होती है वो तो बोरोसिलिकेट की बनी होती है,
और सिरेमिक। ठीक है गाइस, बोरोसिलिन होती है, ठीक है, बोरोसिलिकेट नहीं होती है, बोरोसिलिन होती है, ठीक है, ध्यान रखना, बोरोसिलिन और सिरेमिक होता है। ठीक है गाइस, तो मोल्डन अक्सर ट्यूब होती है। इसमें जो एनवेलप देखते हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं, अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं अक्सर ट्यूब में। पहला फंक्शन होता है वैक्यूम क्रिएट करना। क्या होता है, वैक्यूम क्रिएशन। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है, इंसुलेशन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना एनोड और कैथोड को। दूसरा फंक्शन होता है इंसुलेशन। भाई जैसे आइसोलेशन होता है ना, इसी इंसुलेशन होता है। देखो कोई चीज़ है वो आराम से बढ़िया तरीके से उसमें रह सकती है, ख़राब नहीं होगी। अगर उसके अंदर रहेगी, एयर वगैरह नहीं लगी तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, है ना, वो उस पर क्या होगा, इसका इंसुलेशन फंक्शन होता है। और दूसरा क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है एनोड और कैथोड को, एनोड एंड कैथोड को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। ये तो हो गया। तो मैंने क्या बताया, ग्लास एनवलप बताया। ग्लास एनवलप में क्या होता है, जो एक्चुअली ट्यूब होती है उसके अंदर एयर टाइट एनवलप होती है एनोड और कैथोड के चारों तरफ, और जो एयर टाइप एनवलप और उसका इनर पार्ट होता है वो मिलकर के ट्यूब इंसर्ट का निर्माण करते हैं। और जो ग्लास एनवलप होती है वो पायरस ग्लास की बनी होती है, और मॉडर्न एक्सर ट्यूब वो मेटल की, बोरोसिलिन और सिरेमिक की बनी हुई होती है। फंक्शन क्या होता है इसके, वैक्यूम का क्रिएट करना। वैक्यूम क्रिएट करना, वैक्यूम आप जानते हो निर्वात जिसको बोलते हैं, इस सांस से एयर बाहर निकाल दी जाती है। और इंसुलेशन और सपोर्ट प्रोवाइड करवाना एनोड और कैथोड को, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके फंक्शन थे। आगे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, वो आपको बता देता हूँ इसी के साथ में। आगे का जो रहेगा कैथोड और वो वगैरह हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन बनता है, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ देख लेते हैं कि जो अक्सर ट्यूब होती है वाही वैक्यूम is create in अक्सर ट्यूब, कि जो अक्सर ट्यूब होती है इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट क्यों की जाती है भाई, इसका जवाब देना है। ये क्या होता है, एग्जाम में कई बार प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो अक्सर ट्यूब हम पढ़ते हैं कि उसमें वैक्यूम क्रिएट क्यों करते हैं भाई साहब, आप बताओ। तब हम क्या बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे, क्यों, पता ही नहीं होगा तो कैसे बताएंगे, है ना। इसलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो एक्चुअली ट्यूब होती है उसके अंदर हम वैक्यूम क्रिएट क्यों करते हैं। आइए जानते हैं वैक्यूम क्रिएट क्यों करते हैं। आइए देखिए कि जो अक्सर ट्यूब उसमें वैक्यूम क्रिएट क्यों करते हैं, कि जो अक्सर ट्यूब होती है उसमें क्या होता है, ये कैथोड भाई साहब आगे, दूसरा क्या है, ये एनोड, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके स्ट्राइक करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ग्लास एनवलप आपको दिखाता हूँ बढ़िया सी बना के। ये ग्लास एनवलप बना दी मैंने साइड में। अब ये इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक करते हैं टारगेट के ऊपर, ठीक है, स्ट्राइक कर दी टारगेट के ऊपर। अब एक बात बताओ, अगर मैं वैक्यूम क्रिएट ना करूं तो इसके अंदर क्या आएगी, एयर आएगी। एयर आएगी तो एयर किसी मॉलिक्यूल बना दूं मैं यहाँ, मतलब ऑक्सीजन के एटम, भाई सीधी सी बात है। जो एयर उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के एटम, एटम में किसी मान लो मैंने एटम बनाया, टारगेट का बनाया था जैसे टंगस्टन का, उसमें एटम इलेक्ट्रॉन वगैरह ऐसे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर एयर के इसमें आ जाएगी, वैक्यूम ग्लास एनवलप के अंदर अगर एयर आ जाएगी, तो जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकले हैं वो एनोड के ऊपर स्ट्राइक तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे, बाद में। कब, जब एयर के साथ वो पहले इंटरेक्शन करेंगे, एयर आएगी बीच में तो एयर के साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो एयर के साथ इंटरेक्शन करना मतलब इंटरेक्शन कराया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, जिस सेकंड इलेक्ट्रॉन बन गया ना। तो बहुत सारे क्या बन जाएंगे, यहाँ पे सेकंड इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। और वो सेकंड इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ करेंगे, फिर क्या करेंगे, टारगेट के ऊपर टकराएंगे। अब एक बात तो, जो एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन की थी, इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ से निकला उसकी एनर्जी थी, वो सेकंड इलेक्ट्रॉन बनने के बाद जो इस एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी वो कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी ना धीरे धीरे। तो कम हो जाएगी तो एक्चुअली वो बनेगा, वो क्या होगा, उसकी भी जो क्वालिटी है वो क्या होगी, कम होगी।
जो एक्सरे बनेगा फिर उसकी भी क्वालिटी कम होगी ना। समझ रहे हो मेरी बात, कि एयर वो आगे अंदर वैक्यूम के अंदर एयर आगे, तो एयर क्या हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। जैसे मैंने ऑक्सीजन का एक एटम ले लिया बाहर, बना के दिखा रहा हूँ कि एटम ले लिया मैंने बाहर। आपने आयनाइजेशन तो पढ़ा ही होगा, मैंने पीछे वीडियो में पढ़ाया, आप देख लेना जाके कि आयनाइजेशन क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन जाके इसके ऊपर टकराएंगे, इससे पहले क्या करेंगे, वो जो एयर है ना सारी इसके साथ जाके टकराएंगे। तो एयर का क्या कर देंगे, वो आयनाइजेशन कर देंगे। तो एयर का आयनाइजेशन करने से क्या बनेंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो इसके अंदर क्या बन जाएंगे, बहुत सारे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन अगर बन गए तो उससे क्या होगा, वो टारगेट पे टकराएंगे जाके। इससे क्या होगी, हमें लो एनर्जी की एक्सरे मिलेगी। तो समझ रहे कि उससे क्या होगा कि एक्सरे से की जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो अक्सर ट्यूब में वैक्यूम इसलिए क्रिएट की जाती है कि जो एयर जो मॉलिक्यूल है उनका आयनाइजेशन ना हो, इस वजह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे। और सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं बढ़ेंगे तो जो अक्सरे की जो पेनिट्रेशन पावर है, या फिर आप क्वालिटी या क्वांटिटी बोल दो, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि अक्सर ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हैं ताकि एयर है वो अंदर ना आ पाए और हमें बढ़िया क्वालिटी की एक्सरे मिलती रहे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है एक बार फिर से आप कमेंट में पूछ लेना। मैंने नॉर्मली आपको समझाने का डायग्राम बनाया है, और एक बार फिर से देख लेना। आज के लिए गाइस हमारा इतना ही रहेगा। आगे का टॉपिक हमारा रहेगा अक्सर ट्यूब में कैथोड रहेगा। ठीक है, हो सकता है तो कैथोड और एनोड दोनों कोशिश करेंगे जानने की, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से हमें छोटी छोटी वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ ताकि आप समझ सकें चीज़ों को। ठीक है, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका साथ भी ज़रूरी है और आपको हमारी ज़रूरत और पड़ेगी। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है ऐसे, और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन भाई बहनों के पास भी जो चीज़ें सफिशेंट पहुंच सकें, जो पढ़ते नहीं हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, है ना। मैं सीधी सरल आसान भाषा में बताता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए, किसी की तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, थैंक यू। आज का इतना ही रहेगा।